हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। मैं आपका मेंटर सिंधु झा। तो लो जी, हम आ गए हैं पार्ट 2 लेकर के। स्पेशल एजुकेशन 2018 का जो पेपर हुआ था उसको हमने 2 पार्टों में बांटा था और उसी के पार्ट 2 के साथ हम आपके पास अवेलेबल हैं। और आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 और इसके अंदर हम 151 से लेकर के 200 क्वेश्चन, यानी कि जो पार्ट 1 हमने रिलीज़ किया था उसका पार्ट 2 लेकर के आ गए हैं। इसके अंदर हम स्पेशल एजुकेशन 2018 के 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे ये देखने की कि किस किस तरह के क्वेश्चन आए थे। और इसी तरह के जो एमसीक्यूज़ हैं, चाहे वो हरियाणा में स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी से रिलेटेड हो, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर AEES के अंदर हुआ है, या कहीं पर भी अगर कोई भी स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ है और उसमें जो भी पेपर आए हैं, चाहे आर्मी पब्लिक स्कूल्स वगैरह में जो स्पेशल के क्वेश्चन आए हैं, सीटेट में आए हैं, हर प्रकार के स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन लेकर के हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर आते रहेंगे। तो चलिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और क्वेश्चन नंबर हमारा 151 है। 151 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था विभाजन, वंचन, अपवर्जन की एक इकाई है जबकि एक शक्तिशाली सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देती है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है जाति। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सामाजिक संस्था विभाजन और वंचन अपवर्जन की एक इकाई है जबकि एक शक्तिशाली सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देती है। यानी कि कौन सी ऐसी संस्था है जो सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देती है? ओके, जाति जो है वो सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देती है। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा होगा, अलग अलग जाति का अलग अलग समूह बना होता है, ठीक है। और जातीय व्यवस्था के कारण ही आज हमारे समाज के अंदर आरक्षण जैसी व्यवस्था विद्यमान है। तो इसीलिए इसका उत्तर होगा जाति। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 152 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की एक बीमा नहीं है? यानी कि सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आप एक सिंपल से भाषा में भी उसको समझ सकते हैं कि कौन सी सांस्कृतिक बीमा नहीं है, या फिर ये अगर इंग्लिश में भी थोड़ा सा देख लें तो बोल रहा है कि डिमेंशिएशन ऑफ कल्चर, यानी कि कौन सा नहीं है। लिखा है कि A शिक्षा बनाम सामाजिक वर्ग, B सार्वभौमिकता बनाम अन्यता, C विशिष्ट बनाम विसरित, या D उदासीन बनाम भावुक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A। क्या हो जाएगा इसका आंसर? A शिक्षा बनाम सामाजिक वर्ग। क्यों? क्योंकि लिखा है कि कौन सी बीमा नहीं है। सार्वभौमिकता बनाम अनन्यता भी है, विशिष्ट बनाम विसारित भी है, यानी कि ये जो है ये मेथड है पढ़ाने के, ठीक है ना। तो शिक्षा बनाम सामाजिक वर्ग कोई मेथड नहीं है पढ़ाने का, बाकी सारी की सारी जो है मेथड है। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हुआ था ये पेपर, जिसको लेकर के आज तक विवाद बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खैर हम लोग 153, सामाजिक संबंधों का जाल निम्नलिखित में से किसे वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए, सामाजिक संबंधों का जाल निम्नलिखित में से किसे वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए का सब लोग। तो इसका उत्तर होगा समाज। याद रखिएगा, समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। यानी कि एक फेमस कोटेशन है कि मनुष्य जो है वो पैदा तो फ्री होता है, एकदम स्वतंत्र होता है, लेकिन पैदा होने के बाद वो रिश्ते, नाते, सामाजिक वर्ग विभाजन, इन सब चीज़ों के जाल में वो फंस जाता है। तो आपको बताना है कि ये फेमस कोटेशन किसका है। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है इसका नाम, कि किसने कहा था कि मनुष्य पैदा स्वतंत्र होता है, उसके बाद वो रिश्ते नाते के जंजीर में जकड़ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है C। 154 नंबर क्वेश्चन कहता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से कारक अध्ययन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करते? यानी कि निम्नलिखित में से कौन से कारक अध्ययन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करते? इसका है A सांस्कृतिक, B आवश्यकताएं, C आगत, या D मापन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 154 का हो जाएगा A संस्कृति। तो क्वेश्चन नंबर 155 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 155 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एक स्थिति जिसमें नेत्र में लालिमा, खुजली, जलना और बहाव होता है डैश कहलाता है? नेत्रशोथ, कार्नियल रोग, रेटिनल रोग,
ग्लूकोमा। याद रखिएगा, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना रोग वाले, तो ऐसे क्वेश्चन को आप अंग्रेजी में ज़रूर पढ़ें, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी के टर्म हमें पता होते हैं, हिंदी में कुछ विचित्र हो जाता है, तो इसीलिए हिंदी मीडियम का बच्चा भी हो तो इसको इंग्लिश में ज़रूर पढ़े एक बार, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कंजनवाइटिस, ठीक है, ए आंसर होगा। याद रखिए कंजनवाइटिस जो है वो कैसी स्थिति है, वो जो हमारे लेंस होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं और जिसके कारण हमें दूर और पास दोनों को देखने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो याद रखिएगा। उसके बाद कॉर्नियल डिजीज़ के बारे में बताया है इसके अंदर। रेटिनल डिजीज़ आपको पता ही है, रेटिना से संबंधित है। कॉर्नियल डिजीज़ जो है कॉर्निया से संबंधित है। और ग्लूकोमा क्या होता है, ग्लूकोमा जो होता है वो आँखों के दाब जो है वो बढ़ जाता है, जिसको हम लोग प्रेसबायोपिया या फिर कह सकते हैं कि टोनोमीटर के द्वारा उसके दाब को हम लोग माप भी सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 156, लिखा है कि बीमारी संबंधी परिघटना के लिए सही क्रम क्या है। तो बीमारी संबंधी परिघटना के लिए क्वेश्चन नंबर 156 का लिखा है कि सबसे पहले क्या होगा बताइए। 156 में आपका सबसे पहले रोग होता है, फिर रोग होने के कारण दुर्बलता आती है, फिर अक्षमता होती है और उसके बाद वो पूर्ण विकलांगता के रूप में धारण कर लेती है। तो इसका ए आंसर जो है वो सही होगा। बाकी जो बी और सी और डी है ये सही का क्रम में नहीं है। 157 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस परिधि में अंतरानोद दाब बढ़ जाता है। अभी मैंने बताया था कि प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो आंसर डी जो है ग्लूकोमा, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो 158 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रत्येक नेत्र में कितनी मांसपेशियां हैं जो गति के समन्वय में सहायता करती हैं। यानी कि प्रत्येक नेत्र में कितनी मांसपेशियां हैं जो गति के समन्वय में सहायता करती हैं, तो आपको बताना है। बताइए, बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। इसका आंसर है 6। याद रखिएगा, आँखों के अंदर 6 मांसपेशियाँ होती हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि 6 प्रकार की मांसपेशियाँ होती हैं, है ना। और 6 प्रकार की मांसपेशियों में से अगर कोई भी मांसपेशियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो हम भेंगापन का शिकार हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। 159 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकल्पना का स्तर नहीं कहा जा सकता। ए स्मृति, बी कार्यात्मक, सी ठोस या डी अमूर्त विचार। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए स्मृति। संकल्पना का स्तर नहीं कहा जा सकता, यानी कि कौन कौन सा नहीं कहा जा सकता संकल्पना का स्तर, तो स्मृति नहीं है। बाकी अगर आप किसी कॉन्क्रीट चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी संकल्पना का स्तर है। कार्यात्मक, आप कार्य कर रहे हैं कुछ सोच के, वो भी है। हमारे अमूर्त विचार जो होते हैं, यानी कि जैसे मैंने अमूर्त विचार और मृत विचार के बारे में पहले भी बताया है, तो ये भी होगा। तो इसका आंसर होगा ए। 160 का आंसर बताइए क्या होगा। 160 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी 5 संवेदनाएं स्थान विषयक संबंधों और स्थान विषयक कल्पना को समझने में मदद करती है। 160 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए, इसका आंसर है डी दृष्टि। क्योंकि दृष्टि जो होता है वो अलग अलग जगह को देखता है, अलग अलग जगह की संवेदनाओं को समझता है और अलग अलग प्रकार की समस्याओं को जानता भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 161 पर चलते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। जिन साथियों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो के लिंक को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, ठीक है। घबराना ही नहीं, बिल्कुल भी कंसंट्रेट होकर अपनी तैयारी करें और बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलेगा और एग्ज़ाम होने तक आपको बहुत अच्छी तैयारी कराई जाएगी चैनल के ऊपर। तो जितने भी आपके दोस्त हैं वहाँ तक इसे ज़रूर फैलाएं और जो बच्चे स्पेशल एजुकेशन में अभी इनरोल्ड हुए हैं या पढ़ रहे हैं उनको भी दें ताकि उनकी भी तैयारी साथ के साथ चलती रहे। तो 161 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब एक बच्चे को भाषा में बोलकर अभिव्यक्त करने और दूसरों द्वारा कहे हुए को समझने में समस्या होती है तो यह डैश भाषा विकार कहलाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी अभिव्यक्तात्मक ग्राही मिश्रित, ठीक है। कह रहे हैं कि भाई अगर किसी को समझने में भी दिक्कत है फिर उसको एक्सप्रेस करने में भी दिक्कत है, तो यानी कि उसका जो रिस्पेक्टिव एक्सप्रेसिव है वो दोनों प्रकार की उसके अंदर दिक्कत है, इसीलिए इसका आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 162 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 162 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है कि श्रवण हानि वाले बच्चों के लिए पहचान करना और सेवा उपलब्ध कराना डैश कहलाता है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। परिवार प्रशिक्षण, बी ऑडियोलॉजी,
सी सहायक तकनीक, या डी भौतिक चिकित्सा। तो याद रखिएगा, जो हमारे हेयरिंग लॉस के बच्चे होते हैं उनको ऑडियोलॉजिस्ट देखते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑडियोलॉजी, क्योंकि वो जो ऑडियोलॉजी प्रोसेस होता है उसके अंतर्गत उनका ट्रीटमेंट होता है। तो आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहेली बनाना, पढ़ना, ग्राफ समझना और चित्रण ये कौशल बुद्धिमत्ता को सीखने में सहायता करते हैं। कैसे होते हैं ये? पहेली बनाना, पढ़ना, ग्राफ को समझना या चित्रण होता है मौखिक, भाषाई, दृश्यक या गतिक। बताइए कैसा होता है ये? 163 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए गाइस फटाफट। तो 163 नंबर का आंसर होगा सी, दृश्य, क्योंकि पहेली बनाने के लिए भी आपको दृश्य संबंधी कल्पना करनी होती है, पढ़ने के लिए भी आपको दृश्य देखना होता है, ग्राफ के लिए भी और चित्रण के लिए भी। तो इसका आंसर दृश्य जो है वो बिल्कुल राइट जवाब होगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दैनिक जीवन की आधारभूत क्रियाओं में डैश शामिल नहीं है? लिखना, खाना, निष्कासन, कपड़े पहनना। बताइए क्या क्या नहीं है? तो खाना खाना दैनिक क्रिया है, उसके बाद में ड्रेसिंग करना, देखिए निष्कासन लिखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदी मीडियम में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा कि निष्कासन का मतलब क्या होता है, लेकिन अंग्रेजी में ड्रेसिंग को पढ़ते वो समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो इसीलिए आंसर को एक बार आप क्वेश्चन को इंग्लिश में भी ज़रूर पढ़ें पेपर में। तो निष्कासन और कपड़े पहनना, एलिमिनेशन, ये सारी चीज़ें जो है ये दैनिक क्रिया है। लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि बच्चा दिन में लिखे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए लिखना जो है इसका आंसर होगा। 165 नंबर क्वेश्चन, बहुअक्षमताओं वाले बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी रणनीतिक संप्रेषण नहीं है? मूल्यांकन, निरूपण, प्रतिस्थापन या अनुकरण। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए फटाफट से? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अनुकरण। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि बहुअक्षमताओं वाले बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी रणनीतिक संप्रेषण नहीं होगा? अनुकरण करना जो है ये एक प्रभावी रणनीतिक अनुकरण नहीं हो सकता। 166, शरीर में एक यांत्रिक युक्ति लगाना जो इसे शारीरिक या कार्यात्मक स्थिति में बनाए रख सके डैश कहलाती है? बहुत सिंपल आंसर है कृत्रिम अंग। ऑर्थोसिस क्या होता है? एक समस्या होती है, छड़ी आपको पता ही है, बैसाखिया भी आपको पता है। अगर किसी को भी कृत्रिम अंग लगाया जाता है तो वो उसको हेल्प करती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, कृत्रिम अंग। 67 पर चलते हैं। 167, एक खपच्ची डैश प्रकार का होता है? कैसा होता है? ऊपर अंग ऑर्थोसिस, ढालिया तांगा, नलिका, टखने तक का ऑर्थोसिस। तो इसका आंसर होगा डी, टखने तक का ऑर्थोसिस। जो लोग ऑर्थोसिस जो होती है हमारी जोड़ों में होती है, घुटनों में हो सकती है, तो उनको एक प्रकार का हम लोग जो है स्टूल देते हैं चलने के लिए। देखा होगा आप लोगों ने, काफ़ी लोगों को, वो रैंप की तरह होता है, तो वो टखने तक का बना करके दिया जाता है। 168 की ओर बढ़ते हैं। 168 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिक विकारों से अंधापन नहीं होता, होता है, ये गलत है। बी, बधिर, बी क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी क्वेश्चन कह रहा है कि बधिर अंधे व्यक्ति संस्पिरेशन नहीं कर सकते, कर सकते हैं छू करके टटोबा मेथड के द्वारा, ये भी ऑप्शन गलत है। अध्ययन सर्वोत्तम रूप से कक्षा में होता है, ये भी सही नहीं है। बधिरांध बच्चों में प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये भी सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिक विकारों से अंधापन नहीं होता, ये जो ए ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि आनुवांशिक विकारों से अंधापन होता है, यानी कि ब्लाइंडनेस जो है वो एक आनुवांशिक विकार है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग 169 की ओर। 169 कहता है कि कार्यात्मक पाठ्यक्रम तरीका निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है? बच्चों की पिछली आवश्यकताएं, पिछली और वर्तमान आवश्यकताएं, वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताएं, केवल भविष्य की आवश्यकताएं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 169 का? कॉमन गाइस फटाफट बताइए। 169 का सी, वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताएं, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। उसके बाद है कि सीपी कुर्सी में कूल्हे टखने और टखने की डिग्री पर होता है, कितने डिग्री पर होता है बताइए। ये तो अगर अंदाज़ा भी लगाया जाए ना तो बड़े आराम से किया जा सकता है। जैसे लिखा है 180, पॉसिबल नहीं है ना। 90 डिग्री, 90 डिग्री तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। 30 डिग्री क्या पॉसिबल है? अंदाजे से सोचिए आप, डिग्री सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए।
90 डिग्री नहीं हो सकता, 30 डिग्री इसका आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, 171 पे चलते हैं। गुणवत्ता निष्पादन या विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए प्रक्रिया डैश कहलाती है, क्या कहलाती है बताइए। 171 का आंसर बताइए फटाफट से। तो 171 का है परीक्षण। ठीक है, टेस्ट। जाहिर सी बात है, टेस्ट के द्वारा हम गुणवत्ता यानी कि उसकी अचीवमेंट, उसकी जो मतलब कितनी उसकी मतलब प्योरिटी है ना, विश्वसनीयता कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, ये भी पता लगा सकते हैं। हर चीज़ को जांच करने के लिए हमें टेस्ट तो करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए सी जो है टेस्ट, परीक्षण, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 172 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से आंकड़े उपलब्ध करता है जो प्रवृत्ति से मात्रात्मक होते हैं। ये साक्षात्कार, सर्वेक्षण, समूह चर्चा पर जोर, पोस्ट कार्ड। बिल्कुल सिंपल आंसर है, सर्वेक्षण के द्वारा हम डेटा कलेक्ट करते हैं। आपने प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, तृतीयक आंकड़े के मैंने वीडियोज़ और क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में मैंने समझा रखा है उसको, आप वहाँ जा कर के भी उसको देख सकते हैं और बड़े आराम से आप सर्वेक्षण आंसर लगा सकते हैं। 173 क्वेश्चन है, आंकड़े जिसमें दैनिक यानी कि डेली लिविंग पिछली घटनाओं को लिखित ब्यौरा या कंपनी रिपोर्ट शामिल है, क्या कहलाते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो द्वितीयक। आप मेरे वीडियो में जाकर के द्वितीयक यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आंकड़ों के बारे में अच्छे से देख लें, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। 174 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चुनिंदा प्रतिक्रिया परीक्षण भी डैश भी कहलाती है। व्यक्तिनिष्ठ, रिक्त स्थान भरो। उसके बाद इसके जो बी और सी आंसर है आगे देखते हैं, चलिए। वास्तुनिष्ठ या छोटे उत्तर, तो इसका आंसर होगा वास्तुनिष्ठ। आगे चलते हैं 175 नंबर की ओर। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट लाइक कर दो यार, फटाफट से। ठीक है, वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट लाइक करिए, है ना, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहें। हौसला बढ़ाना बहुत अच्छी बात होती है, तो आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग देखें भी और साथ साथ में थोड़ा सा हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किलपैट्रिक ने निम्नलिखित में से एक सहित 4 प्रकार की परियोजना का वर्णन किया है। ए समस्यात्मक परियोजना, बी सामाजिक परियोजना, सी सामूहिक परियोजना या डी व्यक्तिगत परियोजना। तो इसका आंसर होगा सामूहिक परियोजना। किलपैट्रिक के बारे में हम पूरा एक कंप्लीट सेशन लेके आएंगे और उसके सारे लेवल सारे अच्छे तरह से बताएंगे, उसके सारे स्टेप्स के बारे में, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। फिलहाल के लिए सी इसका आंसर है, सामूहिक परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना विद्यार्थी की प्रशंसा शक्ति को बढ़ाती है। ड्रिल, संरचनावाद, सौंदर्य परख, समस्यात्मक। क्या बोल रहा है कि कौन सी परियोजना विद्यार्थियों की प्रशंसा शक्ति को बढ़ाती है, यानी कि उनको प्रशंसा शक्ति को उसको बढ़ाती है। तो बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा सी, सौंदर्य परख। यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर आप उसकी तारीफ़ करते रहेंगे, उसकी और ब्यूटी के बारे में बताते रहेंगे, तो उसकी प्रशंसा बढ़ती रहती है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि ड्रिल तो कविताओं में यूज होता है, दोहराना। संरचनात्मक तो स्ट्रक्चरलिज्म की बात हो गई, तो वहाँ पर तो ठोस नृत्य है। समस्यात्मक इसका रेलिवेंट आंसर होगा नहीं, तो सौंदर्य परख जो है सबसे रेलिवेंट है। 177 नंबर क्या कहता है कि यह परियोजना विधि शिक्षण के दौरान शिक्षक की भूमिका है। ए तानाशाह, बी कमांडर, सी प्राधिकारी या डी मार्गदर्शक। मैंने कल भी बताया था कि टीचर एक फैसिलिटेटर है, मार्गदर्शक है, गाइड है ना। 178 नंबर क्वेश्चन गाइज। एक वास्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण का लाभ है अनुमान लगाना, उच्च मूल्य, वास्तुनिष्ठता, ऊपरी ज्ञान को परीक्षण करना। तो आंसर है सी, वास्तुनिष्ठता। चलिए आगे चलते हैं। 179। इस प्रकार के निर्धारण में गहन स्तरीय वास्तुनिष्ठ समझ, अनुप्रयोग और समस्या सुलझाने के कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है। मिलान मदे, छोटे उत्तर, वास्तुनिष्ठ मदे, रिक्त स्थान। तो इसका आंसर होगा बी, छोटे उत्तर। क्या आंसर होगा? बी, छोटे उत्तर। 179 का आंसर बी। क्यों होगा? क्योंकि लिखा है कि गहन स्तरीय वास्तुनिष्ठ समझ, अनुप्रयोग और समस्या सुलझाने के कौशल क्या कर सकता है? छोटे उत्तर कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। 180 निबंध प्रकार के मदों की हानि, यानी कि मदो वदो छोड़ दो, सिंपल भाषा में समझ लिया करो और आंसर लगाने की कोशिश किया करो। बोला है कि भाई निबंध वाले क्वेश्चन है, उनकी हानि क्या है बता दीजिए। ठीक है, ये लोग तो पता नहीं कौन सी हिंदी लेके आते हैं, कहाँ से लाते हैं और कौन से हिंदी के इन्होंने विद्वान बिठा रखे हैं
जो ऐसे लिखते हैं भाई, भाषा का अर्थ होता है सिंपल भाषा में लिखो, और आप चाहे क्वेश्चन कितना ही टफ दो लेकिन भाषा तो समझ में आए। यहाँ तो बच्चों को भाषा ही नहीं समझ में आती है। ठीक है, कितने लोग सहमत हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, क्योंकि अब आप लिख रहे हैं सिंपल, देखिए इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, ए डिसवांटेज ऑफ एसे टाइपिंग आइटम इट इज़। ठीक है, कितना सिंपल है। कोई अंग्रेजी का जानकार होगा वो पढ़ेगा समझ जाएगा कि भाई ऐसे राइटिंग की चीज़ें हैं तो उसके लिए क्या हानि है। हिंदी में लिखा हुआ है निबंध प्रकार के मदों की हानि। ठीक है, मद क्या होते हैं, धन वगैरह देते हैं उसके मद होते हैं, तो वो वाले जो है मतलब बिजनेस स्टडीज़ की जो हिंदी है वो उठा करके आप यहाँ डाल दीजिए ताकि बच्चों को बिल्कुल कन्फ्यूज़न ही हो जाए। गलत बात है ये बिल्कुल। तो लिखा है तैयार करना आसान है, विस्तार पूर्वक लिखने के परीक्षण की अनुमति, वो व्यवहार के प्रभाव से अनभिज्ञ है, उनका विद्यालय में निष्पादन गिर जाता है। तो गाइस बताइए फटाफट से, आपको बताना है 180 का क्या उत्तर है। तो 180 का उत्तर है गाइस, वो अपने व्यवहार के प्रभाव से अनभिज्ञ है, क्योंकि हम ऐसे राइटिंग में बच्चे के एकदम एग्जैक्ट नहीं जान सकते कि उसकी कितनी प्रोग्रेस है। चलिए 181 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक सेकंड गाइस, सॉरी इसका आंसर जो होगा 180 का जो आंसर होगा गाइस वो होगा आपका सी, रटने की स्मृति को बढ़ावा देता है। ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सी रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, क्योंकि ऐसे जो है वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सॉरी उसके लिए। क्या होता है कि ऐसे जो है वो रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को आपने ऐसे रटवा दिया था काओ, तो वो जाके एज इट इज़ लिख सकता है, लेकिन इसके अंदर क्रिएटिविटी का लेवल जो है बहुत कम हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं 181 की तरफ। स्वकल्पना डैश कहलाता है, क्या कहलाता है, स्व पहचान, मान, प्रवृत्ति, स्वरुचि। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 181 का स्व पहचान। ठीक है, सेल्फ आइडेंटिफाई। 182 है, दो भिन्न स्तरों के प्रश्नों को दिए जाने वाले कुल अंक और भारांक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, 182 का आंसर बताइए। तो 182 का है ए, कठिन स्तर को भारांक। ठीक है, 183, एक खंड ग्राफ अन्यथा डैश कहलाता है, क्या कहलाता है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, पाई आरेख, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। 184 कह रहा है कि इस प्रकार के डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे एक एक अक्षर का सही उच्चारण से कर पाते हैं, परंतु समूह में अक्षर के पैटर्न को समझाने में समस्या होती है। कौन सा है बताइए। तो इसका है डिस्ग्राफिया के साथ डिसलेक्सिया। आपको पता ही होगा कि जो डिसलेक्सिया है वो 3 प्रकार का होता है ना। तो जो प्रेशियल डिसलेक्सिया होता है उसके अंदर ड्राइंग की दिक्कत होती है। उसके बाद डिस्ग्राफिया के साथ डिसलेक्सिया में क्या होता है, इसका आंसर जो है डी है कि इसके अंदर व्यक्ति सोच सोच के नहीं लिख पाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से डिसलेक्सिया का हमारा वीडियो आएगा, उसके अंदर हम आपको पूरे अच्छे तरीके से डिसलेक्सिया के बारे में बताएंगे कि डिसलेक्सिया में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो थोड़ा सा वेट करिए, सारा कुछ आएगा। आप बस चैनल को शेयर करिए, चैनल को बड़ा बनाइए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको DSSB के एग्ज़ाम होने तक इतना मटेरियल मिलेगा कि आपको स्पेशल में बहुत बहुत बेनिफिट होगा। अध्ययन अक्षमता विद्यार्थियों में सामाजिक संज्ञानात्मक की कमी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है। 185 का आंसर बताइए। तो वह सामाजिक सूत्रों को गलत पढ़ते हैं, वह जानते हैं कि वह कब दूसरों को तंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में इसके जो बी और सी हैं वह अपने व्यवहार के प्रभाव से अनभिज्ञ हैं, उनका विद्यालय में निष्पादन गिर जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, इसका आंसर होगा 185 का ए, वह सामाजिक सूत्रों को गलत पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए 186 की ओर। चिकित्सीय बुद्धिमत्ता अक्षमता का अर्थ कम से कम 2 क्षेत्रों में कमी, अनुकूलन, व्यवहार और डैश या नीचे का IQ। तो इसका आंसर सिंपल सी बात है, 70 से नीचे IQ के बच्चे को हम लोग MR की कैटेगरी में रखते हैं। 187, बहुसांस्कृतिक शिक्षा के लिए इस तरीके ने क्रियाओं व पुस्तकों का चयन जो अवकाश या विभिन्न संस्कृतियों से विशेष आयोजनों को मानते हैं, क्या होगा, योगदान तरीका। क्या होगा, योगदान तरीका, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हम लोग 188, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां कृत्रिम कला कहलाती हैं। कृत्रिम कला, तो
तो जाहिर सी बात है नाटकीकरण के अंदर जो है बहुत सारे डायमेंशंस देखने को मिलते हैं हम लोगों को। ठीक है। 189, अक्षमता का जैव केंद्रीय मॉडल सर्वाधिक उपयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस रूप में वर्णित होगा? हिरासती देखभाल अक्षम व्यक्तियों के अत्यधिक अकेलापन और सीमांत होने का कारण होती है। बी, अक्षमता का एक चिकित्सीय आनुवांशिक स्थिति के बारे में सम्मान करती है। सी, व्यक्तिगत क्षमता के निर्णयों के अनुसार अधिकारों के लिए अर्हता को अलग करती है। डी, वह पुष्टि करता है कि सभी मनुष्य हस्तांतरणीय अधिकारों के साथ जन्मे हों। तो आंसर 20 का होगा, अक्षमता का एक चिकित्सीय आनुवांशिक स्थिति के बारे में सम्मान करती है। 190 की ओर बढ़ते हम लोग। 190 कह रहा है कि सुदृढ़ीकरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ए, यह एक योजनाबद्ध सुदृढ़ीकरण समय सारणी के अनुसार निर्मित होना आवश्यक है। बी, सुधार दृढ़ होना चाहिए, अंत में सुदृढ़ीकरण निर्मोचित होना आवश्यक है। या डी, यह नहीं दिया जाना चाहिए यदि विद्यार्थी वांछित मानक प्राप्त नहीं करता। देखिए कितनी टफ हिंदी का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसका आंसर है ए, यह एक योजनाबद्ध सुदृढ़ीकरण समय सारणी में के अनुसार निर्मोचित होना आवश्यक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सुदृढ़ीकरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? सुदृढ़ीकरण का मतलब होता है कि अगर आप कितने अच्छे तरीके से अपने आप को सेल्फ रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर गाइज ए होगा। 191 है, नकारात्मक दृढ़ीकरण क्या है? व्यवहार दोबारा दोहराए जाने के अवसर कम करने के विपरीत उद्दीपक का अनुप्रयोग। बी, यह दंड के समान है। सी, यह विपरीत उद्दीपक को हटाना है। डी, यह आयु के उपयुक्त दंड का अनुप्रयोग है। तो इसका आंसर होगा सी, यह विपरीत उद्दीपक को हटाना है। 192 की ओर चलते हैं। यह एक अक्षम बच्चों के लिए नाटक का अनुभव डैश के उद्देश्य को पूरा करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? शिक्षा और समस्या निरूपण दोनों। ठीक है। 192 का आंसर होगा डी। 193 की ओर चलते हैं। 193 कह रहा है कि निम्नलिखित संकेतों की श्रृंखला को देखने और उनका अर्थ निकालने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? रीडिंग। ठीक है। ऑप्शन सी, पढ़ना। 194, अधिक समय लेने वाली पढ़ाई को डैश कहते हैं। ए, विस्तृत पढ़ाई। बी, गहन पढ़ाई। सी, सरसरी निगाह डालना। या डी, स्कैन करना। आपको पता है स्कैन करने में थोड़ा समय लगता है, तो इसको कहते हैं स्कैन करना। 195 की ओर चलते हैं। 195 कह रहा है कि इस प्रकार के पाठ्य में प्रतिवाक्य और परिच्छेद किसी अन्य प्रकार के पाठ्य की अपेक्षा अधिक संकल्पनाएं होती हैं। ए, सामाजिक विज्ञान। बी, विज्ञान। सी, गणित। और डी, भाषा। तो इसका आंसर होगा गणित। ठीक है। 195 का क्यों होगा? क्योंकि बोल रहा है कि इस प्रकार के पाठ्य वाक्य और परिच्छेद किसी अन्य प्रकार के पाठ्य की अपेक्षा अधिक संकल्पनाएं देती है। यानी कि संकल्पनाएं, आपको पता है कि उसके अंदर इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। गणित। 196 क्या कह रहा है कि शिशुओं में रंग की अनुभूति शीघ्रतम डैश में प्रदर्शित की जाती है। बच्चा जो है रंग कब पहचानता है? तो बच्चा रंग पहचानता है 4 महीने के अंदर। उसके बाद 197 की ओर चलते हैं कि पियाजे का संवेदी चरण कहता है कि विकास प्रतिवर्त क्रियाओं के डैश के प्रकार होता है। तो क्या है उनका जो मेथड है? 197 का आंसर बताइए। तो 197 का है प्राथमिक। ठीक है। क्लासिकल नहीं होगा, क्लासिकल तो उन्होंने दिया था। तो वो कह रहे हैं कि पियाजे का संवेदी चरण, उन्होंने संवेदी चरण की बात कौन से चरण में की थी? प्राथमिक चरण में की थी। चलिए, तो 198 की ओर बढ़ते हम लोग। किस चरण के दौरान एक बालक परिपक्व वयस्क की तार्किक शक्ति प्राप्त करता है? औपचारिक संक्रियाएं, ठोस संक्रियाएं, पूर्ववत संक्रिया तकृता, या डी, संवेदी चरण। तो इसका आंसर है ए, औपचारिक संक्रियाएं। 199 की ओर चलते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व विद्यालय बालकों में एक विकार है? ए, भावनात्मक विकार। ठीक है। आंसर क्या होगा? 199 का भावनात्मक विचार। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा 200, किस आयु में क्रिस्टलीकृत बुद्धिमत्ता बढ़ती है जबकि द्रव्य बुद्धिमत्ता घटती है? तो इसका आंसर होगा बी, मध्य वयस्कता, मिडिल एडल्टहुड। ठीक है। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। और हमारे चैनल के ऊपर अब ऐसे ही स्पेशल एजुकेशन के रोज़ 50 क्वेश्चन की सीरीज़ आपके लिए आती रहेगी। तो इसी प्रकार के क्वेश्चनों को जुड़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप हैं
फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ पर चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।